हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं ज्योग्राफी का। और जो नेम है चैप्टर का वो रिसोर्स डेवलपमेंट है, यानी संसाधन और उनका विकास। ठीक है। सो अब हम समझना चाहेंगे कि व्हाट इज रिसोर्स। सो रिसोर्स इज एनीथिंग और एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग या आवर इन्वायरमेंट, जो हमारे वातावरण में हमको अवेलेबल होती है एंड कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, जिसको हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका रिसोर्स होता है। अब रिसोर्स जो होते हैं उसके बारे में हमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो चीज़ रिसोर्स बन पाती है। अब फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एंड अवेलेबल, एक्सेसिबल, तो मतलब आप उस चीज़ को एक्सेस कर पाओ। ये अगर आपके पास एक्सेस नहीं होगा तो वो रिसोर्स बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगेन जो सेकेंड पॉइंट हो सकता है वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप रिसोर्स को परचेज करने के लिए आपको मतलब ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़े। ठीक है, तो आपको फिजिबल भी होना चाहिए। अब थर्ड थिंग क्या है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, तो ये आपका जो होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तभी वो चीज़ रिसोर्स बन सकती है। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, एयर, वायु हो गया, वाटर हो गया, इसके बाद मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज जो संसाधन होता है हम उसको दो टाइप मतलब बहुत से बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्स्ट होता है उसका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से है उस अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या होता है, बायोटिक रिसोर्सेज, और दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज को आप जैविक संसाधन बोल सकते हैं और अबायोटिक को अजैविक संसाधन बोल सकते हैं। जैविक संसाधन वो होता है जिनके अंदर लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक एंड अनबायोटिक। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज यानी जैविक संसाधन, और अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है, नॉन लिविंग होती है बेसिकली ये, और इसमें एग्जांपल हो जाएगा मिनरल्स, मेटल्स, इवन रिवर्स। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज यानी अजैविक संसाधन। अब अगर हम रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कितने उनकी टाइम पीरियड तक वो अवेलेबल रहेंगे, तो उस अकॉर्डिंग हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसे हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, वो दे कैन बी रिन्यूड, मतलब वो बार बार मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें बनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी और फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, सो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें क्रिएट होते रहते हैं, तो ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं, यानी नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करेंगे तो इनका एक लिमिटेड स्टॉक आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है फॉसिल फ्यूल, यानी जैविक जो आपके संसाधन होते हैं वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जैसे कोल हो गया यानी कोयला और पेट्रोलियम इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी ये हैं आपके अनवीकरणीय संसाधन जिनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखें, यानी एक तरह से स्वामित्व के आधार पर जो आप रिसोर्सेज को डिवाइड करोगे, तो पहले होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, सो ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड, कार किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का भी हो सकता है। ठीक है, सो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज होता है। अब अगर हम बात करें कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो यूज्ड बाय द कम्युनिटी, यानी पूरी जो सोसाइटी है, समाज है, उसके द्वारा वो यूज किए जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर पार्क्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं वो आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम नेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो बिलोंग्स टू नेशन, मतलब वो कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगेन पब्लिक पार्क जो होते हैं, जैसे रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो वो रिसोर्सेज जो किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करते, मतलब जैसे आप यहाँ पे ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल, जो ये 200 नॉटिकल माइल्स होता है बेसिकली, ये एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी एक आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया के अगर हम बाहर जो इंडिया के कोस्ट लाइन है उससे 200 किलोमीटर तक इंडिया का ही रीजन उसको माना जाता है, वो इंडिया का EEZ होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है उसके बाद, जिसे हम हाई सी कह देते हैं, यानी वो ओशन जिस पर किसी भी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है, सो वो आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, यानी एक तरह से अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब अगर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक होते हैं आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं संभावित संसाधन, जो अभी इतने रिसोर्सेज है नहीं, या फिर अभी वो रिसोर्स हैं लेकिन हम उनको अभी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं है हमें, या फिर हम अभी हम उतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है कि हम उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। सो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा
पोटेंशियल रिसोर्सेज का, यानी संभावित संसाधन। जैसे अगर हम सोलर एनर्जी बात करें राजस्थान में, तो ये वहाँ पर क्योंकि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है, पर स्टिल इतना भी ज़्यादा अभी तक हमारे इंडिया में जो सोलर एनर्जी के लिए है, राजस्थान में जितनी एनर्जी को हम टैप कर सकते हैं उतना हम कर नहीं रहे, तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है स्टिल। ठीक है, अब अगर डेवलप रिसोर्सेज की बात करें, यानी विकसित संसाधन, जो प्रेजेंट, इसको हम एक्चुअल रिसोर्स भी बोल सकते हैं, यानी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, जो सर्वेड है एंड यूज किए जाते हैं, जैसे कोल इन इंडिया, जहाँ पर आपको कोल मिलता है इंडिया में, जो भी जगहें हैं वो आपके डेवलप रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब अगर हम स्टॉक की बात करें, अवेलेबल बट कांट बी यूज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है कि स्टॉक वो रिसोर्सेज हो जाता है, जो रिसोर्सेज यानी जो संसाधन हमारे पास है तो बहुत सारे अवेलेबल, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल पाए और उसको यूज़ कर पाए, या फिर वो टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव पड़ती है कि हम उसको जनरली दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना, आयात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो हमारे स्टॉक रिसोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, अब रिजर्व क्या हो जाएंगे, सनसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी यूज्ड विद करंट टेक्नोलॉजी, जो आप ऐसे रिसोर्सेज जिनको मतलब जो आपके पास अवेलेबल है और जिनको आप जितनी आपके पास टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग आप उनको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो वो आपके रिजर्व स्टोर मतलब आपके पास रिजर्व हो जाएंगे। जैसे इंडिया में कोल रिजर्व हो सकते हैं, ठीक है, गोल्ड रिजर्व हो सकते हैं, तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और वाटर इन डैम्स, तो जो वाटर होता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी पानी से बिजली बनाने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है, तो वो आपके रिसोर्स हो जाएंगे, जिसको आप अपनी जो प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू यूज़ करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब रिसोर्स का डेवलपमेंट, तो रिसोर्स का डेवलपमेंट की नीड क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड, तो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली वेल ऑफ होना चाहता है तो उसको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बट सस्टेनेबल यूज इज नेसेसरी, और सस्टेनेबल यूज क्या होता है, सतत पोषणीय, एक तरह से आपको उसको यूज करना, यानी इस तरीके से यूज करना किसी चीज़ को ताकि हम रिसोर्स है उसका यूटिलाइज भी कर सके, लेकिन फ्यूचर वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज जो हैं यानी जो संसाधन है वो कम ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल यूज। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में सतत पोषणीय विकास। तो डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू द फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर में जनरेशन आने वाली है हम उनके रिसोर्सेज को भी आज इस्तेमाल ना कर लें, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में आप जानती हो कोल का एक्सट्रैक्शन, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इवन वो खत्म होने के एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने से वो वैसे भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इतनी जल्दी रिन्यू नहीं होते हैं, तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, तो वो एक तरह का अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ कि आप उनको यूज़ करिए पर इस अकॉर्डिंग यूज़ करिए सो दैट कि वो फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए भी बचे रह सके। ठीक है, फिर अगर हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करें तो स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग, तो पहला क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है, मैप करना है, सर्वे लेने उनके सर्वे करना है कि एक्चुअली में रिसोर्सेज कहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, फिर इवॉल्विंग द प्लानिंग सेक्टर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड मैन पावर, अब जैसे आपने प्लानिंग किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी सो दैट कि आप उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके। इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए आपके पास, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, कोल की माइनिंग के लिए, फिर मैन पावर भी आपके पास रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, तो मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान मतलब अपना जो रिसोर्स को डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो नेशन वाइज भी आपको उससे एक तरह से कोरिलेट करके चलना है। ठीक है, अब अगर हम लैंड रिसोर्सेज की बात करें इन इंडिया, तो इंडिया लैंड इज, जो इंडिया का टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32 लैक्स और आपका 80,000 किलोमीटर, वैसे ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, लैंड यूज पैटर्न क्या है, जो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका शोन एरिया जहाँ पे खेती की जाती है, तो वो 45% के राउंड है। अगर हम फॉरेस्ट की बात कर रहे थे तो फॉरेस्ट हमारे इंडिया में एक्चुअली 25% के राउंड है, हमारे इंडिया में फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बैरन एंड वेस्टलैंड क्या होता है, फॉरेस्ट यानी जंगल हो गया और शोन एरिया आपका जहाँ पर खेती होती है। अब बैरन लैंड क्या होता है, ऐसा लैंड या वेस्टलैंड जहाँ पर ना
वो इतना इतना फर्टाइल ही नहीं होता है, तो उसको आप बैरन लैंड कह सकते हो या बेस लैंड कह सकते हो, ठीक है। फिर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए 8% यूज किया जाता है। एंड फिर परमानेंट पास्चर्स, यानी आपके जहाँ पर आपके घास के मैदान होते हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3.5%। अगेन ये जो वैल्यूज हैं ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, ठीक है, हमारे पास में। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन होता है यानी भूमि का एक तरह से क्षरण होना, खराब होना, ठीक है। तो उसकी क्या क्या कॉजेस हो सकती है। अब इसका वन ऑफ द मेन कॉज होता है डिफॉरेस्टेशन। तो देखो डिफॉरेस्टेशन होता है वनों को काटा जाना, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम वनों यानी जो हमारे फॉरेस्ट है, अगर हम उनके अंदर जो ट्रीज होते हैं अगर हम उनको काटते हैं, सो इन दैट केस क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं ना वो जो लैंड होती है उसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और वो सॉइल इरोजन, इन सब चीज़ों से, सॉइल इरोजन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इनसे हमें प्रिवेंट करते हैं। पर अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं और जो हमारे ट्रीज हैं वो वहाँ से हटा दिए जाते हैं, तो जो लैंड होती है वो इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब उसका हो जाता है, जो इन्वायरमेंटल कैलेमिनिटीज होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो एक लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण बनती है, ठीक है। अगर सेकेंड बात जो हम करें ओवर ग्रेजिंग, तो ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि एक मतलब जितना ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजिंग करना चाहिए उससे ज़्यादा हो, मतलब जितना भी जैसे जो ग्रेज करने वाले जो एनिमल्स है, जो चरने वाले जानवर है, उनका अगर हम ओवर ग्रेजिंग कराते हैं तो वो भी एक लैंड डिग्रेडेशन का कारण होते हैं। क्योंकि अगर ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं बार मतलब उनको एक्स्ट्रा अमाउंट में एक तरह से ये चराने वाला काम कराया जा रहा है, तो जो ज़मीन पे उगने वाले छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, एक्चुअली वो कभी ट्री बन ही नहीं पाते, क्योंकि उससे पहले ही जो आपके जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो पहले से ही उसको खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनिंग एंड क्वेरिंग अगर हम बात करें, तो जब भी माइनिंग वगैरह होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम ज़मीन को खोद रहे हैं या ओपन कास्ट माइनिंग है, या हम पिट खोद के या मतलब एक वर्टिकल माइनिंग कर रहे हैं, दोनों ही केस में क्या होता है कि लैंड जो होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको पहले तो एक खाली करा के आपका वहाँ पर माइनिंग वगैरह की जाती है। तो इससे भी लैंड हमारा जो होता है लैंडस्लाइड और इवन जो पॉट होल बनने का खतरा होता है वो बढ़ जाता है। फिर ओवर इरीगेशन, अगर हम क्या करते हैं बार बार अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इरिगेशन करते हैं, ज़्यादा सिंचाई करते हैं किसी ज़मीन की फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर भी हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है सैलिनेशन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर डालने की वजह से जो वाटर है ना उसके अंदर से जो सिल्ट वगैरह होता है जो वो बह जाएगा और उसके अंदर आपको सैंडी जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा दिखने के लिए मिलते हैं। तो वो भी ओवर इरीगेशन भी एक लैंड डिग्रेडेशन का कारण हो सकता है। इवन समटाइम ये थोड़ा सा आप देख सकते हो तो ये थोड़ा डेजर्टिफिकेशन की तरफ जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन का सॉल्यूशन क्या है, एफॉरेस्टेशन, यानी जो वनों को काटा जा रहा है उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, वनों को और मतलब बहुत सारे पेड़ों को लगाया जाना चाहिए, सो दैट कि हम क्या कर सकें फॉरेस्टेशन करके अपना मतलब जो लैंड है उसको प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें, ठीक है। फिर हमें जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग की प्रॉब्लम, ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं, ग्रेजिंग यानी जो चरने वाले जीव हैं उनको कंट्रोल्ड ग्रेजिंग कराकर, ठीक है, वो एक उसका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। फिर वाटर शेड मैनेजमेंट, जो आपका वाटर एक तरह से है उसकी अवेलेबिलिटी को अच्छे से इंश्योर करना, वाटर शेड का मैनेजमेंट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समटाइम्स द रिसोर्स इज इन ऑप्टिमम क्वांटिटी, बट क्या होता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। तो वाटर शेड अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वाटर के रिसोर्सेज कितने हैं ये मैटर भी नहीं करता, स्टिल जो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर रहेगी एज वेल एज उससे लैंड भी डिग्रेड होगी। तो हमें क्या करना है, वाटर शेड का मैनेजमेंट करना है। फिर यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, हमें बेसिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एज वेल एज हमें मैन्योर्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो मैन्योर होता है वो जो सॉइल होता है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है, या इंक्रीज नहीं भी करेगा तो एटलीस्ट उतना मेंटेन रखेगा। बट जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं वो सॉइल की जो एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। तो हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स का यूज़ करना है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें सॉइल एज अ रिसोर्स की बात करें, तो इंडिया में आपको मेनली 6 टाइप ऑफ सॉइल मिल सकती है। फर्स्ट वन इज नोन एज एलुवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, गुड फॉर राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है। और इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है आपका, वहाँ पर आपको पूरे में ये देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये फर्टाइल होती है, इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम ब्लैक सॉइल, और ये रिवर के आसपास मिलती है, ठीक है, एलुवियल सॉइल। तो उसके बाद अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, यानी काली मृदा। और ये क्या होती है, क्लेई होती है
और रिटेन करती है अपने अंदर मॉइस्चर को, मतलब ये जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है उसको रिटेन करती है। एंड समटाइम इवन जब ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो इस सॉइल में क्रैक आ जाते हैं। एंड आफ्टर दैट जब हम इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को अच्छे से इरिगेशन वगैरह करते हैं, तो ये वापस से पहले जैसे हो जाती है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। और दक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, यूपी, यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। फिर अगर हम बात करें रेड सॉइल की, तो रेड सॉइल जो होती है इसके अंदर, रेड एंड येलो सॉइल जो होती है इसके अंदर लो फर्टिलिटी होती है। एज सच इतनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं है, ठीक है। सो नीड फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसके अंदर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो वी नीड टू फर्टिलाइज द सॉइल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा आपको, यानी फर्टिलाइजर्स भी डालने होंगे और इरिगेशन भी आपको करना होगा इसमें। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में आपको ये सॉइल देखने के लिए मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट जो होता है, लेटराइट सॉइल जो होती है वो रेड इन कलर होती है और इसका इस्तेमाल जो होता है ना ब्रिक्स यानी ईंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो एसिडिक होती है ये सॉइल, ठीक है। और लो फर्टिलिटी वेस्टर्न घाट में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छा, ये सॉइल आपको वहाँ पे जनरली देखने के लिए मिलती है जो भी आपका जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। लेटराइट सॉइल तो होता क्या है कि जब रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट पे, तो जो जितना भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाय द सीपेज प्रोसेस वो उसमें से निकल जाते हैं। तो जो सॉइल बचती है एक्चुअली वो लेटराइट सॉइल बचती है और वो इतनी फर्टाइल भी नहीं होती है। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको जो रेनफॉल है उसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। इवन वेस्टर्न घाट में भी आपको लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद एरिड सॉइल की बात करेंगे। एरिड सॉइल को हम बोलते हैं शुष्क मृदा। तो जो शुष्क मृदा होती है यानी एरिड सॉइल होती है वो आपको डेजर्ट वाली जो सिचुएशन होती है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सैंडी होती है और लो ह्यूमस होता है, इसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट भी बहुत कम होता है, ठीक है। और ये आपको रेगिस्तान अगर हम बात करें तो उसमें रेगिस्तान कहाँ, राजस्थान और गुजरात में पड़ता है आपका थार रेगिस्तान। तो वहाँ पर आपको थार डेजर्ट तो वहाँ पर आपको एरिड सॉइल देखने के लिए मिल जाएगी। अब फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट सॉइल जो होती है वो फॉरेस्ट यानी जंगलों में आपको देखने के लिए मिलती है और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होती है, क्योंकि फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है। तो इस वजह से वहाँ पे जो सॉइल होती है उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हिल एरियाज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, हिमालय, वेस्टर्न घाट पे आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अब दिस इज़ द मैप जो आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसमें देखें तो जो फॉरेस्ट सॉइल है वो आपको हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स में मिलेगी। जैसे ये आपका एग्जांपल हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया हो गया, उत्तराखंड और आपका हिमाचल वाला एरिया हो गया। यहाँ पर आपको टोटल में आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिल जाएगी। एज वेल एज ये आपका सिक्किम का पार्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का पार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल। तो इंडो गैंजेटिक जो प्लेन है वहाँ पर आपको इस एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जहाँ पर आपको रिवर अच्छी खासी क्वांटिटी में होंगे वहाँ पर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाती है एलुवियल सॉइल। ये रिवर से एसोसिएटेड होती है। फिर अगर हम रेड एंड येलो सॉइल की बात करें, सबसे पहले हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। जो दक्कन प्लेट्यू है और महाराष्ट्र और एमपी का जो रीजन है वहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिल जाएगी। इवन गुजरात का ये भुज वाला एरिया है, यहाँ पर भी आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी। एंड सर्टेन पार्ट ऑफ उड़ीसा और आप छोटी छोटी जगह में भी और आप भी देख सकते हैं। और ब्लैक सॉइल जो होती है वो प्लेट्यू वाले एरिया में देखने के लिए आपको मिलेगी, ठीक है। ये वोल्केनो, इसका जो ओरिजिन होता है वो वोल्केनो इरप्शन से हम ट्रेस करते हैं। और फिर अगर हम बात करें इसके एडजॉइनिंग एरिया में, जो एडजॉइनिंग एरिया होते हैं इसके आसपास वाले एरिया होते हैं, यहाँ पर आपको मिलती है देखने के लिए रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। फिर अगर हम लेटराइट सॉइल बात करें तो लेटराइट सॉइल कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। अब अगर हम मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में आपको ये लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि मेघालय में सबसे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और इवन जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है उसमें दो मेन सिटीज़ की बात कर सकते हैं, चेरापूंजी और मौसिनराम, ठीक है। वो दोनों के दोनों मेघालय में है। उसके अलावा अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी अच्छी खासी लेटराइट सॉइल, ठीक है। और यहाँ पे भी वही है कि जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। इवन थोड़ा पार्ट आपका यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल और ये उड़ीसा वाला पार्ट में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एरिड सॉइल, तो एरिड सॉइल वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर आपको एरिड कंडीशन मिलेगी। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर आपको एरिड सॉइल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर और इवन थोड़ा पार्ट यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। सो ये आपकी एरिड सॉइल होती है, सैंडी सॉइल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सॉइल इरोजन यानी भूमि का जो संशोधन होता है, मृदा का जो मृदा खराब होती है और उसको वो कैसे होती है और उसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं।
तो इरोजन के पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला इरोजन होता है जैसे हम स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। स्प्लैश इरोजन क्या होगा, जिसमें आपकी जैसे रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, हिट द सॉइल, ठीक है, एंड ब्रेकिंग पार्टिकल्स एंड कॉजिंग माइनर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रेनफॉल पड़ रही है और उसकी वजह से थोड़े थोड़े पार्टिकल जो होते हैं यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो वो होती है स्प्लैश इरोजन। अब ठीक है, अगर हम बात करें शीट इरोजन, तो शीट इरोजन में क्या होता है कि द थिन लेयर ऑफ द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड इवनली बाय द सरफेस वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर काफी क्वांटिटी में वाटर रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मतलब काफी ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो उस केस में क्या होगा, एक ऊपर वाली जो लेयर ऑफ सॉइल होती है वो हट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिल इरोजन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, स्मॉल चैनल्स बन जाएंगे, थोड़ी थोड़ी इस तरीके से चैनल्स बन जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको सॉइल जो होगा उसका सरफेस जो होगा वो ड्यू टू रनिंग वाटर वहां से रिमूव हो जाएगा। लेकिन गुली इरोजन का मतलब क्या होता है कि ये जो चैनल्स थे ना ये काफी डीपन हो जाते हैं, ठीक है, इसे बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं, और यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, वहां पर आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका स्प्लैश होता है जिसमें बिल्कुल थोड़े बहुत रेन के ड्रॉप्स पड़ते हैं और ये थोड़ा बहुत इस पे इम्पैक्ट डालता है, थोड़े बहुत जो आपकी सॉइल की पार्टिकल है वो मूव करते हैं। अगर हम शीट इरोजन में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है वो रिमूव हो जाती है इवनली, ठीक है। अगर हम गिरिल इरोजन की बात करेंगे, इसमें छोटी छोटी स्ट्रीम्स बन जाती हैं, छोटे छोटे आपके जिसमें आपका इरोजन होता है, ठीक है, चैनल्स बनते हैं, और जब ये चैनल वाइडन हो जाते हैं तो ये आपका गुली इरोजन कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सॉइल के कंजर्वेशन के मेथड क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेरेस फार्मिंग का देख सकते हैं। तो ये माउंटेन वाले जो एरिया होते हैं, माउंटेनस एरिया, तो वहाँ पर अगर मान लो सपोज कोई एग्रीकल्चर करता है तो इस एरिया पे करने पर अगर यहाँ पे वाटर वो डालेगा तो वो तो पूरा का पूरा इस तरीके से आ जाएगा और पूरा बह जाएगा। तो वो एक्चुअली करते क्या है टेरेस फार्मिंग में कि इस तरीके से ना स्टेप्स बना देते हैं पहाड़ों पर, और जब स्टेप्स बनाते हैं तो अगर हमने यहाँ पे इरिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो वो पानी जो है ना वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आने में थोड़ा टाइम लगाएगा, और यहाँ पर भी वो ऑब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, वहाँ पर भी ऑब्जॉर्प्शन का टाइम लगेगा। सो इसलिए ये होता है, इससे आपका सॉइल का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कॉन्टोर प्लगिंग, जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एक्चुअली हम इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन कॉन्टोर प्लगिंग में क्या करते हैं, हम इस तरीके से बनाते हैं, सो दैट कि सॉइल का इतना ज़्यादा इरोजन ना करना पड़े और सॉइल जो अपने लेवल पे बनी रहे, ठीक है। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, इसमें आप स्ट्रिप्स में क्रॉपिंग लगाते हो, पूरे सॉइल पे नहीं लगा के स्ट्रिप्स में क्रॉपिंग लगाते हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। फिर अगर हम बात करें शेल्टर बेल्ट्स में, तो इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर एक लाइंस बनाते हैं और वहाँ पर आप यानी ट्रीज लगा सकते हो, पूरे कंपार्टमेंट टाइप बनाते हैं, उसमें ट्रीज लगा सकते हो, और उसके यहाँ पे इस जगह पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी क्रॉप को एक तरह से इम्प्लांट कर सकते हो। फिर अगर हम रिफॉरेस्टेशन जो होता है उससे भी आप सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं, हम वेरियस टाइप के प्लांट्स वगैरह लगाते हैं सो दैट कि सॉइल का कंजर्वेशन किया जा सके, ठीक है। अब अगर हम बात करें की टर्म्स टू रिमेंबर है इसमें, बैडलैंड क्या होता है, रिवराइन एरियाज कॉजिंग बाय द गुली इरोजन। जब गुली इरोजन जो होता है काफ़ी ज़्यादा डीपन हो जाता है तो वो वहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी बन जाती है। ये आपको जो बीहड़ इलाका है या फिर जो आपका हम कहते हैं बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसे तरीके से डेवलपमेंट करना सो दैट कि रिसोर्सेज को आप कम से कम हार्म पहुँचाओ, कम, और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी आप उनको प्रिजर्व कर सको। लैंड यूज पैटर्न, हाउ टू यूटिलाइज बाय मैन, ह्यूमन, तो ह्यूमन किस तरीके से लैंड को यूज करता है वो लैंड यूज पैटर्न कहलाते हैं। तो टोटल ज्योग्राफी, अगर हम लैंड यूज पैटर्न हम इंडिया में देखें तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो इतना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और लैंड यूज डाटा हाउएवर अवेलेबल ओनली टू 93% ऑफ द टोटल एरिया बिकॉज the land use reporting far most on the northeast except in the some Jammu Kashmir.